हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की सेशन में। मेरा नाम चंदन कुमार है और हम लोग अभी डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ रहे हैं। क्लास 12 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक। और इसमें से हम अभी पहला टॉपिक जो है हमारा डी ब्लॉक हमने शुरू किया है। डी ब्लॉक आज जो हमारा है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमें उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एनालाइज करने के लिए हम सबसे पहले जो सब्सटेंस है, ठीक है, जो एलिमेंट्स है, उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अब रखते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं हम, ठीक है। ये जो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, वो किसमें? व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? कोई भी सब्सटेंस है उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम चेक करने के लिए उसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर यदि वो सब्सटेंस उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है तो हम उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं, और अगर यदि उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से दूर हटता है तो उसे हम डायामैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है। आइए देखिए कैसे इसे, ठीक है। पहले हम यहां पे एक टेबल बनाएंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का, ठीक है। कब? जब इसमें हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करेंगे तब, ठीक है। व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, ठीक है। तब ये जो सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो दो प्रकार के होते हैं। कब? जब उसके ऊपर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो डायामैग्नेटिक, और दूसरा प्रॉपर्टी होता है उसका, दूसरे टाइप का जो प्रॉपर्टी होता है वो पैरामैग्नेटिक। ठीक। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी सब्सटेंस को रखते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को जब रखेंगे या डी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, और अगर यदि उस एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से अगर दूर हटेगा उस एलिमेंट तो हम उसे डायामैग्नेटिक कहेंगे, और अगर वो उस अप्लाइड एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा तो उसे हम पैरामैग्नेटिक कहेंगे। डायामैग्नेटिक में क्या होगा? डायामैग्नेटिक में होगा इट इज अट्रैक्टेड बाय अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक के केस में क्या होगा? सॉरी, ये रिपेल होगा, ठीक है। यहां पे जरा शुद्ध कर लेना। पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्ट होता है और डायामैग्नेटिक में रिपेल होता है, ठीक है। इट इज रिपेल्ड बाय अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और पैरामैग्नेटिक केस में क्या होगा? ये अट्रैक्ट होगा, ठीक है। इट इज अट्रैक्टेड बाय अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और
ये जो रिपेल हो रहा है या अट्रैक्ट हो रहा है अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसे अब हम आपको यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो कैसे। हम पहले एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। ठीक है, आप सबको पता होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से निकलता है और साउथ में एंटर करता है, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ एंड टर्मिनेटेड टू साउथ। ठीक है, ये किसी एक मैग्नेट का साउथ पोल है और ये किसी मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को रखेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, अगर वो डायमैग्नेटिक है तो वो क्या करेगा, यहां से अगर हम यहां पे सपोज कि किसी डी ब्लॉक एलिमेंट को अगर यहां पे रखते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट को अगर हम यहां पे रखते हैं और अगर ये एलिमेंट डायमैग्नेटिक है तो ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा। ठीक है, देखो कैसे, ये क्या कर देगा, यहां से ये डायमैग्नेटिक है तो कुछ ऐसा ये रिपेल करेगा एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, ये सब्सटेंस क्या है हमारा, डायमैग्नेटिक। बट पैरामैग्नेटिक के केस में क्या होगा कि हम पहले यहां पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे नॉर्थ से साउथ, यहां से यहां पे हमारा क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं। अगर यदि हम इसके बीच में कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दे तो ये क्या करेगा, अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। देखो कैसे, यहां पे हमने क्या किया, कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैंने यहां पे रख दिया ऐसे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक है तो ये अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये 20 से जो जा रहा था वो 20 से जाएगा और जो दूरी से जा रहा था, ठीक है, वो थोड़ा सा इसके तरफ टिल्ट हो जाएगा। ठीक, इधर वाले सब मिटाने पड़ेंगे हमें। जो दूरी से जा रहा था वो भी अब इसके तरफ से होकर के जाएगा। ठीक है, और इसके केस में क्या होगा, ये क्या कर रहा है, अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर रहा है, इसे हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, अब देखो पैरामैग्नेटिक में ही एक और आता है दूसरा इसका टाइप। अगर यदि ये जो सब्सटेंस है ये अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट अगर करता है तो उसे हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, इसी का एक एक्सट्रीम केस है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सब्सटेंस अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो हम उसे फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, क्या है यहां पे, फेरोमैग्नेटिक। उसमें होता क्या है, इट इज द एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या कर रहा है, अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर रहा है, बट ये क्या करेगा, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। एक्सट्रीम केस है पैरामैग्नेटिज्म का। ठीक है, क्या लिखेंगे इसके बारे में, इट इज द एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। इसमें क्या होगा कि अगर यदि यहां पे मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना दूं यहां से, तो क्या हो रहा है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से जाएंगे। अगर यदि सब्सटेंस जो मैं यहां पे बीच में रख रहा हूं ये अगर फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जितने भी लाइंस है ना इसके आसपास से जाने वाले, इन सब को, ठीक है, ये इन सब को अपने से होकर कहीं जाने देगा। ये बहुत ही ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। बात समझ में आई? ये क्या होता है, एक्सट्रीम केस होता है। ठीक, जब कोई बहुत ही ज्यादा अपनी तरफ अटैक है उसे हम फेरोमैग्नेटिक कहेंगे। ठीक है, और
और दो होते हैं, एक एंटी फेरोमैग्नेटिक और एक फेरीमैग्नेटिक, जिसके बारे में हमें यहाँ फिलहाल पढ़ना नहीं, क्योंकि उसे पढ़ने के लिए फिर एक अदर क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन अलाइनमेंट, तो फिर हम उसे आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक को और फेरीमैग्नेटिक को, जो कि हमें यहाँ पढ़ना नहीं है। ठीक है, ठीक, तो ये था हमारा डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। हम फेरोमैग्नेटिक पे भी ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा जो मेन डिस्कशन होने वाला है वो डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक पे होने वाला है। ठीक है, तो डायामैग्नेटिक क्या कर रहा था, डायामैग्नेटिक जो है वो क्या कर रहा था, इसमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर रहा, रिपेल कर रहा था। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट कर रहा था। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी जो होती है वो होता है कि जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, वो डायामैग्नेटिक होता है इसलिए क्योंकि उसमें सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। ठीक है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, it is arises due to paired electron, और पैरामैग्नेटिक जो है वो क्यों होता है, it is arises due to unpaired electron। अभी मैं बताता हूं इसका कहने का मतलब क्या है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब जो दूसरी मैं यहां लाइन लिख रहा हूं इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, it is arises ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी जो मैं लास्ट में बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। ठीक, मैंने बताया कि डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, उसमें सारे सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। एग्जांपल डायामैग्नेटिक अगर मैं दूं तो क्या होगा, यहां पे एग्जांपल किसका है, डायामैग्नेटिक का। जैसे मैग्नीशियम, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपको मिलेगा क्या, 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 3s2, हो गए 12। इसके इसमें कितने होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके एटॉमिक नंबर 12 है, 2 2 4 और 6 10 और 2 12। अब अगर यदि इसका ऑर्बिटल डायग्राम आप बनाओगे तो क्या मिलेगा आपको, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है, पेयर्ड हैं। ठीक है, सारे सारे इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, पेयर्ड हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि डायामैग्नेटिक हम किसे कहेंगे, ऐसे एलिमेंट जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो उसे हम क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिक। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक के केस में क्या होगा, उसमें सारे सारे अनपेयर्ड नहीं रहेंगे, बट हाँ उसमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो अनपेयर्ड रहेंगे। ठीक है, अभी मैं उसका भी एग्जांपल दूंगा। अब इसका अगर दूसरा एग्जांपल आप लोगे तो क्या मिलेगा आपको, इसमें जिंक एटॉमिक नंबर 30, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप लोग सब अपने से, राइट। जिंक का जो जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अपने से खुद से लिखना और उसमें देखना कि क्या उसमें सारे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं या कुछ इनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, तो आप अगर यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसमें आपको मिलेगा जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन है वो सभी के सभी इसमें पेयर्ड होते हैं, 2p6 3s2 एंड 3p6 4s2 एंड 3d10। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, आपको यही मिलेगा। ठीक है, इसमें भी s के पास जो s सबसेल होता है उसके पास एक ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, s सबसेल के पास एक ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p के पास 3 ऑर्बिटल जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, और d के पास 5 ऑर्बिटल जिसमें से 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बात समझ में आई, ये है हमारा डायामैग्नेटिक का एग्जांपल। ठीक है, ये एक s ब्लॉक का था, ये दूसरा p ब्लॉक का था। ठीक है, तीसरा मैं आपको एक सॉरी ये d ब्लॉक का था, ये था हमारा s ब्लॉक का, ये था हमारा d ब्लॉक का। मैं एक आपको p ब्लॉक का एग्जांपल देता हूं। ठीक है, हीलियम सॉरी नियॉन Ne एटॉमिक नंबर 10 लिखोगे, 1s2 2s2 2p6। इसका ये ऑर्बिटल डायग्राम बना के देख लेना, आपको इसमें सारे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड मिलेंगे। और एक तीसरा एग्जांपल मैं देता हूं, एक डायामैग्नेटिक, ये तो सारे सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये तो सारे सारे एलिमेंट्स हैं। एक डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे वाटर H2O। ठीक है,
ये एक डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। देखो कैसे, इसमें क्या है, हमारा ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होता है। ठीक, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, जब भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, उसमें हम देखते हैं कि पहले सेंट्रल एटम कौन है। ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम है और इसमें हमारे दो दो हाइड्रोजन है, ठीक है, और दो लोन पेयर। ठीक, देखो इसमें डायमैग्नेटिक है कि नहीं, इसमें सारे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है। चलो इसका मैं ऑर्बिटल डायग्राम भी बना देता हूं। ठीक है, ये ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक, ये ऑक्सीजन है और इसका जो 1s2 2s2 2p4, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये पेयर्ड और इसमें दो अनपेयर्ड हैं। ठीक है, और ये जो दो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो दो हाइड्रोजन है अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आएंगे। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से अपना एक लेकर के आएंगे, किसमें, 1s में। ठीक है, 1s में ये क्या है, हमारा हाइड्रोजन, और ये 1s इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, ये P4 से P6 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो कैसे, यहां एक हाइड्रोजन है और यहां एक हाइड्रोजन है। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर होते हैं। ये एक हमारा डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब आते हैं हम एग्जांपल अपना नेक्स्ट पैरामैग्नेटिक पे। ठीक है, एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक, पहला एग्जांपल। ठीक है, अगर आप एस ब्लॉक से लिखना चाहो तो क्या मिलेगा आपको, सोडियम Na, एटॉमिक नंबर 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक है, 3s1, यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, यहां पे भी पेयर्ड हैं, और यहां पे 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड रहेगा। ये क्या हमारा पैरामैग्नेटिक का एग्जांपल है, एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं डी ब्लॉक का। क्या है हमारा, मैंगनीज, Mn 25 एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5। गिन के देख लो, 25 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। ठीक है, यहां पे इसमें पेयर्ड है, इसमें भी पेयर्ड है, इसमें भी पेयर्ड रहेगा, इसमें भी सारा पेयर्ड है, यहां तक जो है ना ये पेयर्ड है। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया था, जो डायामैग्नेटिक होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे, लेकिन जो पैरामैग्नेटिक होता है उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे, साथ ही साथ कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसे हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, देखो यहां पे इसका अगर आप ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो आपको यहां पे मिलेगा क्या, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये क्या है हमारा पैरामैग्नेटिक। बात समझ में आई। अब जैसे ये जो मैंगनीज है, ठीक है, मैंगनीज है, इससे अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इसके ऊपर क्या आएगा, Mn+5। ठीक है, इस मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +5, जो कि ये एग्जिस्ट करता है, मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये तो हम +5 किए, ये एग्जिस्ट करता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो जब हम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसमें हमारा ये मिसिंग हो जाएगा, ये रहेगा ही नहीं, और उस केस में ये तो हमारा पैरामैग्नेटिक था। ठीक है, ये तो हमारा पैरामैग्नेटिक था, बट ये हमारा क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। और अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या बन जाएगा हमारा, Mn+7। ठीक है, Mn+7। ठीक, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर हो जाएंगे, तो फिर इसमें सिर्फ इतना ही बचेगा जो कि क्या होगा हमारा डायामैग्नेटिक। ये भी क्या होगा हमारा डायामैग्नेटिक। बात समझ में आई कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे कैसे हम किसी भी एलिमेंट को या मॉलिक्यूल को डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक कह सकते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल हम लेते हैं किसका, नेक्स्ट एग्जांपल है डी ब्लॉक एलिमेंट का। हमारा मेन जो पढ़ना है हमें वो डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल होने वाला है निकिल 28। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप अपने से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। यहां तक तो सारे पेयर्ड हैं। ठीक है, यहां तक पेयर्ड है, लेकिन इसमें क्या होगा हमारा
दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके वजह से ये हमारा क्या हो गया, निकिल पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब देखो इसका अगर यदि हम दो इलेक्ट्रॉन इससे निकाल करके इसको निकिल 2+ में अगर कन्वर्ट कर दे, Ni 2+ में, तो उस केस में क्या होगा कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ना, निकिल 2+ में क्या होगा, ये D8 की जगह पे D6, ठीक है, D8 की जगह पे ये D6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये अभी भी क्या है, हमारा पैरामैग्नेटिक ही है। ठीक है, बात समझ में आई? किसी कारणवश जनरली ऐसा होता नहीं है, निकिल एक मेटल है और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना नहीं चाहेगा, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर किसी कारण हम इसमें दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दें, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, Ni2-, दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हैं तो ये D8 की जगह पे क्या हो जाएगा, D10, ठीक है, D10। उस केस में अगर हम इसको बनाएं तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या बन गया अब हमारा डायामैग्नेटिक। यहां तक ये क्या था हमारा, दोनों हमारे पैरामैग्नेटिक थे, ठीक है, पैरामैग्नेटिक थे, बट ये क्या बन गया हमारा डायामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक। ठीक, यहां तक समझ में आया कि डायामैग्नेटिक किसे कहते हैं, पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं, कैसे हम उसे चेक करेंगे कि वो डायामैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है, आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या है कि अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो हमने डिफाइन कर ली है, लेकिन किसी भी सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो कितना है। ठीक है, अगर यदि कोई सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है तो वो कितना डायामैग्नेटिक, कोई सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है तो वो कितना पैरामैग्नेटिक है, इसे मेजर करने के लिए अब हम पढ़ेंगे क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो जनरली हम यहाँ पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का है मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक स्पिन एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट और दूसरा ऑर्बिटल एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक, पहला क्या है हमारा स्पिन एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट, और दूसरा जो होने वाला है हमारा वो क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसे हम मेजर किससे करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट से, कि उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं उसे हम मेजर करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट से। और जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बनता है किससे, स्पिन और ऑर्बिटल से। ठीक है, जो किसी भी सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो रिजल्टेंट होता है स्पिन का और एंगुलर, दोनों को मिला करके हम फाइनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट दो होते हैं, पहला स्पिन और ऑर्बिटल। ठीक, अब देखो यहां पे हम पढ़ेंगे केस, पहला केस जो है केस नंबर 1 है, वो है ट्रांजिशन मेटल फ्री आयंस। ठीक है, पहला क्या हमारा, ट्रांजिशन मेटल फ्री आयंस। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल फ्री आयंस, जैसे निकिल 2+, आयरन 2+, मैंगनीज 2+। ठीक है, इस तरह के जो फ्री आयंस हैं, ठीक है, इसके केस में जो इस तरह के फ्री आयंस होते हैं, ठीक है, इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्पिन एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट का ही कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल फ्री आयन के केस में ऑर्बिटल एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 0 होता है, मतलब बहुत ही कम होता है, इसलिए हम उसको 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, म्यू से हम डिनोट करते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल फ्री आयंस है ना, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ, अच्छा, इसे हम डिनोट करते हैं म्यू एस से और इसे हम डिनोट करते हैं म्यू एल से। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, तो मैंने जैसा बताया कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसमें म्यू एस एंड म्यू एल दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, बट फिर ये ट्रांजिशन मेटल फ्री आयंस के केस में जो म्यू एल है इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही 0 होता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ
म्यू एल इज वेरी लो, इसीलिए हम म्यू एल को 0 मान लेते हैं। तो इसका जो ट्रांजिशन मेटल फ्री आयंस है, इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ म्यू एस प्लस म्यू एल, इसमें इसे हम 0 मान लेते हैं। तो इसका जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ म्यू एस के बराबर ही होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आते हैं हम अपना दूसरे केस पे। ठीक, दूसरा केस हमारा क्या है? केस 2, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, अगर आसानी से मैं इसे समझाना चाहूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक, हम वहां पे बहुत ही डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इसमें जो होता है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, उसका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसमें स्पिन और ऑर्बिटल दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू होगा म्यू एल, वो होगा म्यू एस प्लस म्यू एल, दोनों का कंट्रीब्यूशन इसमें काउंट किया जाता है। ठीक है, और वो रिजल्टेंट हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, म्यू एल एंड म्यू एस, इस फॉर्मूले से हम उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं। और हमारा इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट वो कुछ ज्यादा ही मैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ज्यादा ही होता है। इसीलिए केस 3 हम बनाएंगे अपना क्या? केस 3 हम बनाएंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, अच्छा इसे डिनोट हम करते हैं म्यू एल एस प्लस एल से, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक, और इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसे हम पहले बता दें आपको, डिनोट करते हैं म्यू जे से, और इसका फॉर्मूला होता है जे प्लस 1 जे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, जहां पे यहां पे जी जो है वो क्या है हमारा? लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है G इक्वल टू 3/2 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 जे प्लस 1। ठीक है, हम एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जिसमें से हमारा यहाँ पे जो जे है, ठीक है, जो जी है उसका फॉर्मूला ये होता है, उसे हम लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर कहते हैं। और यहाँ पे जो नए टर्म्स आए हैं एस, ठीक है, एल और जे, एस एल एंड जे, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ पे बताने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हुआ। ठीक, और ये जो जे है, ठीक है, ये जो जे है इसे हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक या और एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। ठीक है, जो जे है इसे हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक या एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। जो फेरोमैग्नेटिक होता है उसके लिए जे की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और एंटी फेरो होता है उसके लिए हम जे की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, अभी इसके बारे में ज़्यादा इन डिटेल आपको पढ़ना है नहीं, बस मैं यहाँ फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, जो यूज होगा उसको हम जब एफ ब्लॉक शुरू करेंगे वहां पे आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपना एग्जाम्पल ऑफ केस 1। ठीक है, ये जो केस 1 है इसके एग्जाम्पल पे आते हैं कि हम आखिर कैसे ट्रांजिशन मेटल फ्री आयंस का, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमारा पहला केस होने वाला है केस 1, ट्रांजिशन मेटल फ्री आयंस। ठीक है, इसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, उसे हम म्यू ऐसे डिनोट करते हैं। इसमें ऑर्बिटल वाले का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, सिर्फ स्पिन वाले का कंट्रीब्यूशन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है n+2 का होल अंडर रूट। ठीक है,
और यहां पे जो n है, n जो है ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, पहला हमारा सोडियम Na, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ठीक है। यहां तक तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी के सभी पेयर्ड हैं, ठीक है। इसका अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो यहां पे हमें मिला क्या, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए 1, ठीक है। तो म्यू एस जो होगा, वो म्यू एस के बराबर होगा और इसके लिए वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 प्लस 2 का होल रूट, यहाँ से √3 इसका वैल्यू आ जाएगा। और इसका जो यूनिट होता है, देखो मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट होता है उसे हम कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। इसे यहाँ पे आप नोट करके लिख लेना प्लीज। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज बोर मैग्नेटॉन, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल B एंड कैपिटल M से, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लीजिए सोडियम का, तो इसका जो √3 के साथ क्या लिखेंगे हम यहाँ पे यूनिट BM, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट, ठीक है। इसे जब कैलकुलेट करोगे तो 1.73 के अराउंड वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। ये था हमारा S ब्लॉक एलिमेंट का एग्जाम्पल। आते हैं हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं मैंगनीज का Mn, जिसके बारे में अभी चर्चा पीछे कर चुका हूं, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे, ठीक, जो कि मैं बहुत ही डिटेल से आपको बता चुका हूं। यहाँ पे ऑर्गन आएगा, फिर आएगा 4s2 एंड 3d5। इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने 5, जो कि डी सबसेल में। यहां तक तो सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ठीक है। यहां तक जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे क्या है, अनपेयर्ड, ठीक। n की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए 5, n की वैल्यू हो गई यहां से 5। अब रख दो उस फॉर्मूले में, म्यू इज इक्वल टू म्यू एस, ठीक है। क्या हो जाएगा यहां से 5 प्लस 2 का अंडर रूट, यहां से आपको मिल जाएगा 35 अंडर रूट, जो कि 5.9 बोर मैग्नेटॉन के बराबर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप निकल का कैलकुलेट कर लेना अपने से, ठीक है। किसके लिए, निकल के लिए, Ni। इसमें क्या आएगा, आर्गन 4s2 एंड 3d8। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने थे, 2। म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से 2 प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, ये इसका यूनिट है, ठीक। 8, जो कि लगभग 2.9 के बराबर होगा। इसे आप अपने से कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से, ठीक है। इसके अराउंड होगा, ये रफ वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा इसका बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। अब इसी तरह से जितने भी डी ब्लॉक में स्पेशली 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, स्पेशली 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, उनके आयनिक फॉर्म में, ये तो डायरेक्ट एलिमेंट था, ये न्यूट्रल एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। इसी का अगर आयनिक फॉर्म में अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए दूं मैं आपसे Mn2+ के लिए, ठीक है, क्या आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे इसका मैग्नेटिक मोमेंट? फ्री आयंस है, केस 1 वाला है, इसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्पिन का होगा मैग्नेटिक मोमेंट में कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देंगे, ठीक है। नहीं सॉरी, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, ठीक है, Mn2+ का, ठीक। आउटरमोस्ट शेल ये है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, ठीक है। क्या होगा, Mn2+ का जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है वो इसके बराबर होगी, ठीक है, ठीक है। ऐसा ही अब अभी तक तो मैंने जो आपको बताया था वो क्या बताया था, ट्रांजिशन मेटल की जो न्यूट्रल फॉर्म है उसके मैग्नेटिक मोमेंट आपको मैंने यहां कैलकुलेट करके बताया है, ठीक है। यहां पे एक कैलकुलेट किया आपको, ठीक है, और एक यहां था।
अब इसी प्रकार से ट्रांजिशन मेटल के आयनिक फॉर्म में अगर आपको मैं कहूं तो आप क्या कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, जैसे Ni2+ के लिए, Fe2+ के लिए, ठीक है। इसे आप खुद से एक बार कैलकुलेट करना, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना न्यूट्रल फॉर्म में, उसके बाद आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, और उसके बाद जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको n के बराबर से पुट कर देना इस इक्वेशन में, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू n+2, ठीक है। इस इक्वेशन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड n इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देना, यहां से आपको सीधा क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू, और ठीक है। और इसी तरह से कैलकुलेट करके बुक में ऑलरेडी दे रखा है, ठीक। ये हमारा कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू है, जो कि आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लेना और चेक कर लेना कि क्या ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती है कि नहीं आपके लिए, ठीक है। ठीक, ये है आयनिक फॉर्म में 3D सीरीज के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां दे रखा है, और साथ ही साथ इसका कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। और ये ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू है, मतलब लैब में जैसे स्कैंडियम 3+, ठीक है, इसको लैब में एक्सपेरिमेंटली जब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट जब कैलकुलेट की गई तो जो वैल्यू आया वो क्या है हमारा 1.75, जो कि कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट के काफी करीब है, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आया किसका, टिटेनियम 2+ का, वो क्या है हमारा 2.84। सॉरी, स्कैंडियम का जो है इसमें तो एक भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे नहीं, n इक्वल टू 0, तो इसके लिए जो वैल्यू आया है वो क्या हमारा 0 and 0, ठीक है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, और स्पेशली 3D सीरीज एलिमेंट के लिए, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक। तो आपका होमवर्क ये है कि यहाँ पे जितने भी 3D सीरीज के आयनिक फॉर्म में एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, पहले इसका न्यूट्रल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ठीक। उसके बाद इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल से निकाल देना, ठीक। और उसके बाद जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है n+2, ठीक है। और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आप यहां से मिला करके आप करेक्ट, आप जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं वो आप यहां से मिला करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक। इतना ही आप लोगों को पढ़ना था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होने वाला है वो है डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या हमारा डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक। अभी जो हमने आपको पीछे जो बताया था कि जो एग्जांपल जो मैंने लिया था पैरामैग्नेटिक का, ठीक, यहां पे थोड़ा सा आप लोग सुधार लेना प्लीज। एग्जांपल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक, यहां पे ध्यान देना आप लोग। यहां पे जो मैंने लिखा था Mn+5, ठीक, इसमें जो हमने इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिया था ना 5 के 5, वो इलेक्ट्रॉन इससे नहीं निकलेंगे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे। ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन जो यहां से बाहर निकलेगा, और इसके ऊपर फिर भी Mn+5 में, जो कि मैं यहां पे डायमैग्नेटिक बता दिया हूं, ये कि जो कि ये गलत है, ठीक है, ये डायमैग्नेटिक नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेंगे और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन 5s से, उसके बावजूद भी इसमें 3d2 बचा रहेगा, ठीक है, ठीक। अभी भी इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये Mn+5 जो है वो पैरामैग्नेटिक नहीं, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक नहीं है। प्लीज इसे आप एक बार सुधार लेना, ठीक है, ये डायमैग्नेटिक नहीं है, ये डायमैग्नेटिक नहीं है। हाँ, +7 जो है ना Mn+7, ये हमारा डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ 7 के 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहे हैं। और सेम थोड़ी सी गलती यहाँ पे भी हुई है, ठीक है, निकिल से जब हम निकिल 2+ बना रहे थे तो जो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहां से निकाला है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं निकलेंगे, आउटर मोस्ट से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अभी इसमें आएंगे, और अभी भी ये पैरामैग्नेटिक ही है, ठीक। तो ये थोड़ी सी पीछे गलती हुई थी, मिस्टेक हुआ था, इसे आप प्लीज सुधार लेना, ठीक है। आते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी डेंसिटी पे। हाँ, डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जैसा कि आपको पता होगा जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, हमारा डेंसिटी है वो रेशियो होता है मास और वॉल्यूम का, ठीक है, मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है, ठीक।
तो जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट में लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं, किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जब बढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारा एटॉमिक मास नंबर इंक्रीज करता है। ठीक, जब हम लेफ्ट से लेफ्ट टू राइट जब हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारा एटॉमिक मास नंबर इंक्रीज करता है। क्या होता है यहां पे, एटॉमिक मास नंबर इंक्रीज करता है। ठीक, एटॉमिक मास नंबर इंक्रीज करता है, मतलब उस एटम का, उस एलिमेंट का मास इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट जाने के बाद। तो अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करें और देखें कि अगर मास इंक्रीज करेगा, ठीक है, मास अगर इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, डेंसिटी भी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे तो हमारा क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा डेंसिटी भी इंक्रीज करेगा। ठीक, क्या होगा, हमारा डेंसिटी इंक्रीज है। ठीक, लेफ्ट से राइट जाने के बाद डेंसिटी क्या होगा, हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इंक्रीज करेगा, चाहे वो 3D सीरीज हो, 4D सीरीज हो, 5D सीरीज हो या 6D सीरीज हो, हमारा जो होता है डेंसिटी जो होता है वो क्या होगा, हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक, तो डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट में हमें बस इतना ही पढ़ना था। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होने वाला है वो है मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है मेटेलिक बॉन्डिंग ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक, तो देखो मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में आप लोग जैसा पढ़े होंगे, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में जो बॉन्डिंग होते हैं, कोई भी केमिकल स्पीसीज के बीच में जो बॉन्डिंग होते हैं वो मेजरली 3 प्रकार के होते हैं, कोवैलेंट, आयनिक एंड तीसरा मेटेलिक। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो 2 केमिकल स्पीसीज के बीच में तब बनता है जब दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और बीच में एक बॉन्ड बन गया, ये हमारा क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि 2 एटम है, एक अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे देता है दूसरे के ऊपर, जैसे 2 एटम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा इसको दे दिया। ठीक है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब 2 अपोजिट चार्ज होने की वजह से आप लोग पढ़े होंगे 2 अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस 2 अपोजिट चार्ज होने की वजह से इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। और तीसरा जो होता है वो होता है मेटेलिक बॉन्डिंग। इसमें होता क्या है, इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग को पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन सी मैकेनिज्म जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन सी मॉडल जो होता है वो पढ़ना पड़ेगा। होता क्या है कि मेटेलिक बॉन्डिंग मेटल्स के बीच में बनते हैं। ठीक है, और जो मेटल्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहते हैं, बहुत ही आसानी से वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहते हैं। ठीक है, कोई एक मेटल है, ये बहुत ही आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर दिया। ठीक है, सपोज n इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया, इसके ऊपर n पॉजिटिव चार्ज आ गया। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज करना चाहते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो ये अपना n इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, ये जो डॉट मैं बना रहा हूं ये हमारा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन सी बनाएगा। ठीक है, समुद्र तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्या होता है उसमें चारों तरफ पानी ही पानी। उसी प्रकार से ये क्या करता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स का एक सी बन जाता है, एक समुद्र जैसा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज्यादा वहां पे बढ़ जाता है। ठीक है, और इसी के अंदर जो ये मेटल्स हैं जिसके ऊपर n पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये इसी इलेक्ट्रॉन सी में डीप होते हैं, डूबे हुए होते हैं। और चूंकि ये निगेटिवली चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स, और मेटल के ऊपर क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन बनता है। ये कहने का तो आप कह सकते हो कि आयनिक बॉन्डिंग जैसा ही है, बट आयनिक बॉन्डिंग में होता ये है कि दो एटम होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एक के ऊपर निगेटिव एक के ऊपर पॉजिटिव, और तब अट्रैक्शन होता है। बट यहां पे जो आयनिक इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, वो मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच में हो रहा है। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग में दो एलिमेंट के बीच में अट्रैक्शन होता है, बट मेटेलिक बॉन्डिंग में एक एलिमेंट है, एक एटम है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन का सी है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आयनिक और मेटेलिक बॉन्ड में। और ये जो मेटेलिक बॉन्ड होता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कंपैरिजन टू कोवैलेंट और आयनिक। कुछ एक दो एक्सेप्शन होते हैं कोवैलेंट और आयनिक के, जैसे
डायमंड है, डायमंड के अंदर क्या होता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। लेकिन जनरली मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपेरिजन टू कोवैलेंट एंड आयनिक, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रैक्शन जो होता है, आयनिक इंट्रैक्शन किसके किसके बीच में होता है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन सी जिसके पास नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में क्या होता है इंट्रैक्शन जो होता है, आयनिक इंट्रैक्शन, उसे हम कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब इसमें हमें पढ़ना ये है कि जो अच्छा इस मेटालिक बॉन्ड में इंपॉर्टेंट क्या है, इस मेटालिक बॉन्ड में इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन सी का बनना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस भी एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट में जिस भी एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन सी, उतना ही बड़ा इलेक्ट्रॉन सी वो बना पाएगा, ठीक है, उसमें उतना ही बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन पाएगा। और जिसमें जितना बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा उसमें उतना ही ज्यादा आसानी से मेटल का जो कैटायन है वो डूबा रहेगा और आयनिक इंटरेक्शन ज्यादा होगा, ओवरऑल मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। बात समझ में आई कह क्या रहा हूं, मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो डिपेंड करता है किस पे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, ठीक है, उसमें उतना ही आसानी से मेटल कैटायन डूबे हुए रहेंगे और आयनिक इंटरेक्शन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। और जितना ज्यादा आयनिक इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा उसमें मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और ये कब होता है, जब मेटल के पास, उस एलिमेंट के पास ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक। तो जो मेटालिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सी, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन सी के, ठीक। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन सी रहेगा उसमें आसानी से उतना ही मेटल कैटायन आसानी से डूब पाएंगे, ठीक है। और ये डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा, आयनिक इंटरेक्शन और मेटालिक बॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट जाने पे हमें पढ़ना है बस ट्रेंड ही, मेजरली हमें डी ब्लॉक एलिमेंट में जब भी हम ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें हम यही कोशिश करते हैं कि ट्रेंड क्या है, किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रेंड क्या है, लेफ्ट टू राइट या ऊपर से नीचे, एलॉन्ग ग्रुप या एलॉन्ग पीरियड, उसका ट्रेंड क्या है उस प्रॉपर्टी का। तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, फर्स्ट इंक्रीजेज अप टू मिडिल, ठीक है, बीच तक जाते जाते अप टू मिडिल, एंड देन, ठीक है, देन क्या होता है, डिक्रीजेज, ठीक, उसके बाद क्या होने लगता है, डिक्रीज करने लगता है, ठीक है, देन डिक्रीजेस, देन डिक्रीजेस, ठीक है। देखो कैसे आप लिखे होंगे, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, ठीक है, और उसके बाद कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक। इसमें क्या होता है, डी सबसेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है 3d1, इसमें 3d2, इसमें 3d3, इसमें 3d5, इसमें 3d5, इसमें 3d6, इसमें 3d7, 3d8, 3d9, सॉरी 10, और इसमें भी 3d10। तो आप यहां देख रहे होंगे कि पहले तो एक इलेक्ट्रॉन है डी सबसेल में, वो अनपेयर्ड रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा, 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा। यहां से यहां तक जाने में हमारे पास क्या हो रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। डी सबसेल के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो जब तक 5 ऑर्बिटल डी के पास रहेंगे वो अनपेयर्ड ही फील रहेंगे उस ऑर्बिटल में, डी सबसेल में, ठीक है। तो यहां तक क्या हो रहा है, हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है। इसके बाद देखो 6 जैसे ही आया, पेयरिंग शुरू हो जाएगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो घटने लगेगी, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या घटने लगेगी यहां से यहां तक।
यहां तक इंक्रीज करेगा, आधा 20 तक क्या होगा, मिडिल तक इंक्रीज करेगा, उसके बाद क्या होगा यहां से फिर डिक्रीज करने लगेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या। और जैसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या डिक्रीज करेगी, फाइनली क्या होगा, हमारा मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा। ठीक, मेटेलिक, ये मेटेलिक बॉन्डिंग का ट्रेंड है। ठीक ठीक, मेटेलिक बॉन्डिंग में आपको बस इतना ही पढ़ना था, उसका ट्रेंड। ठीक, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, सबसे पहले मेटेलिक बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ है वो पहले इंक्रीज करता है और फिर डिक्रीज करने लगता है। ठीक, अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है, दूसरा जो प्रॉपर्टी है हमारा वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी जो एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट में, उसमें जितना ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड रहेगा वो उतना ही ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा एक दूसरे के तरफ, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, और जो जितना ही ज्यादा स्ट्रांग रहेगा जो भी एलिमेंट, उसको मेल्ट करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। मतलब ये है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो लेफ्ट से राइट जाने के बाद इंक्रीज करेगा, और लेफ्ट से राइट जाने के बाद इंक्रीज करेगा कहां तक, मिडिल तक, और फिर डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, तो जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। ब्लॉक एलिमेंट क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग, और वो क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल। Which is due to unpaired electron in d subshell। ठीक है, क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अब इसमें हमें एक्सेप्शन पढ़ने ग्रुप 12, 3 एलिमेंट है इसमें, जो कि जिसमें मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत ही कम होता है और वो उसकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होती है, और वो कौन सा है हमारा, ग्रुप 12। एक्सेप्शन में क्या पढ़ना है इसमें, ग्रुप 12। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट्स हो क्या हमारे, जिंक, कैडमियम और मरकरी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, मेटेलिक बॉन्ड पे। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होगा, और मेटेलिक बॉन्ड जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। जिसमें जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन सी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बना तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। लेकिन आप अगर यदि जिंक, कैडमियम और मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि जो जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। ठीक है, और इसीलिए हमने इसको क्या बोला था, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर अगर आपको याद होगा, सेकेंड लेक्चर, तो हमने इसको बोला था नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट क्या, मेटल। क्यों, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट प्रेजेंट। ठीक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होते ही नहीं, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसमें मेटेलिक बॉन्ड अच्छे से नहीं बनेगा। ठीक है, इसके अंदर जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो बहुत ही वीक होता है, और अगर यदि मेटेलिक बॉन्ड वीक है तो ये आसानी से क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा और बॉयल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, वीक मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, वीक मेटालिक बॉन्ड, जिसकी वजह से ये क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है
इज वेरी लो, वेरी लो। ठीक है, मैंने सबसे पहले लिखा कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है इन डी ब्लॉक एलिमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटालिक बॉन्ड, जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से होता है। लेकिन इसमें जो ग्रुप 12 है ये हमारा एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग नहीं बनेगा, और अगर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग नहीं बनेगा तो आसानी से मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसे हम वोलेटाइल भी कहते हैं, वोलेटाइल एलिमेंट्स। ठीक है, ये वोलेटाइल इन नेचर, वोलेटाइल इन नेचर। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है आपको कि एक तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें वीक मेटालिक बॉन्ड है, और इसमें भी जो मरकरी है हमारा, ठीक है, ये तो एट रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में ये पाया जाता है। समझ रहे हो कि जो इसकी मेटालिक बॉन्ड है, इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड का स्टेज इतना कम है कि ये रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा मेटालिक बॉन्ड से ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, अब बढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक, एटोमाइजेशन बेसिकली इसमें हमें पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना हमें ये है कि कोई भी एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर सॉलिड स्टेट में, बेसिकली जो डी ब्लॉक एलिमेंट है जनरली वो मेटेलिक होते हैं और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं मरकरी को छोड़ करके। तो कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट है जो कि मेटेलिक इन नेचर सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है, तो वो सॉलिड स्टेट में कुछ इतना बड़ा टुकड़ा है। ठीक, अब इस जो एलिमेंट है जो कि सॉलिड स्टेट में पाया जा रहा है, इसको हमें करना क्या है, एक एक एटम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक एक एटम में कन्वर्ट करना है। ठीक, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बीच का जो मेटालिक बॉन्ड है उसे तोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। बस समझ में आई, हमें इसमें बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक, और जो ये एनर्जी देना पड़ रहा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन या इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बात समझ में आई। इंथैल्पी टर्म हम इसलिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पे इंथैल्पी की जगह पे एनर्जी टर्म अगर यूज करेंगे तो जब भी कोई सिस्टम में हम एनर्जी हम देते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई सिस्टम में एनर्जी हम देते हैं तो उसे हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, और जब भी उस सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलता है तो उसे हम निगेटिव से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन ना रहे कि जो एनर्जी टर्म हम यूज कर रहे हैं वो एनर्जी देना पड़ रहा है कि उससे एनर्जी बाहर निकल रहा है, इसीलिए उसे रिप्लेस करके इंथैल्पी का टर्म यूज किया जाता है। ठीक है, जिसे हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। अगर यदि ये पॉजिटिव है इसका मतलब कि प्रोसेस इंडोथर्मिक है, बाहर से हमें एनर्जी देना पड़ रहा है, और अगर यदि ये निगेटिव है इसका मतलब प्रोसेस क्या हमारा एक्सोथर्मिक है, हमें एनर्जी वहां से बाहर निकलता हुआ हमें मिल रहा है, उस सिस्टम से एनर्जी बाहर निकल रहा है। बस समझ आई, हमें बाहर से एनर्जी देना नहीं पड़ रहा है। अगर एनर्जी देना पड़ रहा है सिस्टम में तो उसके लिए ये जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, और जब सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलेगा उस केस में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। तो ठीक है, तो हमें इस एलिमेंट को एक एक एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन या इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, तो चूंकि यहां पे हम कर क्या रहे हैं, जो दो एटम है, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के दो एटम्स हैं जिसके बीच में मेटालिक बॉन्ड बना हुआ है, उसे हम तोड़ रहे हैं। ठीक है, तभी तो वो एटम में कन्वर्ट होगा। तो जितना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड रहेगा हमें उतना ही ज्यादा उसे एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, ठीक है, जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटालिक बॉन्ड का, जितना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड रहेगा, ठीक है, उतने ज्यादा एटम्स आपस में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहेंगे, तो उसे अलग अलग करने में हमें उतना ही ज्यादा दिक्कत होगा, हमें उतना ही ज्यादा एनर्जी उसे देना पड़ेगा। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो क्या होगा हमारा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मेटालिक बॉन्ड। और फिर इसके बाद की सारे जो प्रोपोर्शनलिटी वो आप खुद से भी लिख सकते हैं। अगर यदि ये मेटालिक बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और यदि ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब भी हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे, ठीक है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा हमारा, पहले फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो पहले इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि पहले हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं और बाद में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करने लगते हैं, ठीक है। मैंने अभी पीछे बताया था ना, पहले क्या होते हैं हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं यहां तक, और फिर यहां से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करने लगते हैं। मतलब कि मेटेलिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करेगा यहां तक और फिर यहां से डिक्रीज करने लगेगा। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगा, यहां से यहां तक इंक्रीज करेगा, हमें यहां तक ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और फिर जैसे इसे जितना एनर्जी देना पड़ रहा है इसके कंपैरिजन में इससे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा हमें, ठीक है। इससे ज्यादा एनर्जी हमें इसे देना पड़ेगा, ठीक। एटोमाइजेशन एनर्जी इसका ज्यादा होगा, उससे ज्यादा इसका ज्यादा होगा, और इससे इसका ज्यादा होगा, लेकिन यहां से फिर इसका घटने लगेगा, इसे हमें कम एनर्जी देना पड़ेगा। इसके कंपैरिजन में इसे हमें और भी ज्यादा कम एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले यहां तक इंक्रीज करता है और फिर यहां से डिक्रीज करने लगता है, ठीक। क्या लिखेंगे यहां पे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू मिडिल and then decreases, ठीक है। पहले इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करेगा। रीजन आपको पता है क्यों, क्योंकि इसमें मेटेलिक बॉन्ड का भी ऑर्डर कुछ वैसा ही होता है, पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करने लगता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले इंक्रीज करते हैं फिर डिक्रीज करते हैं, ठीक है। यहां सब कुछ क्लियर। तो हमारा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी यहां पे कंप्लीट हो गया। अब हमारा एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक जो बचा है वो है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक। उससे पहले एक क्वेश्चन हमें करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हम अभी आपको जो मैंने बताया था कि क्या होता है अप टू मिडिल, ठीक है, यहां तक इंक्रीज करता है क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ और मेटेलिक बॉन्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट यहां पे हमें एक एक्सेप्शन केस पढ़ना है, क्रोमियम और मैंगनीज का, ठीक है। यहां पे हमें एक एक्सेप्शन केस जो पढ़ना है वो किसका है, क्रोमियम और मैंगनीज का, क्रोमियम और मैंगनीज का। अगर मैं कहूं कि इनमें से किसके पास मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसका ज्यादा होगा, तो आप क्या ऑर्डर लगाओगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अप टू मिडिल इंक्रीज करता है, मतलब कि मेटेलिक बॉन्ड का भी स्ट्रेंथ मैंगनीज का ज्यादा होगा क्रोमियम के कंपैरिजन में, और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी ज्यादा होगा, लेकिन ये गलत आंसर है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसके जानने के लिए आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखना पड़ेगा। 3d 4 and 4s2 और 3d 5 and 4s2, ठीक। ये इसका होना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट ऐसा होता है नहीं है, ठीक है। क्यों, यहां पे जो डी सबसेल है, ठीक है, अगर इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये काफी ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि ये हाफ फील्ड हो जाएगा। तो ये क्या करता है, S से एक इलेक्ट्रॉन अपने में खींच लेता है। 3d4 से ये 3d5 एंड 4s1 हो जाता है, और यहाँ पे 3d5 4s2 रहता है। अब अगर यदि इसमें देखोगे आप तो इसमें टोटल जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाते हैं, 6। इसमें टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है। और अगर यदि इसमें हम देखेंगे तो इसमें कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 ही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑर्डर है ये गलत होगा। नंबर ऑफ क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के पास ज्यादा है। अगर यदि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के पास ज्यादा है तो जो मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो क्रोमियम का ज्यादा होगा। और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है, उसे
डेल एच ए से डिनोट करते हैं वो भी क्रोमियम का ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो आज मैंने भी प्रॉपर्टीज आपको बताया है, ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का, ये बेसिकली डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है, वो प्रॉपर्टीज उसके पास ज्यादा होने की चांसेस है। ठीक, तो हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्पेशली हमें 3D सीरीज के बारे में पढ़ना है, 3D सीरीज का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पढ़ना है, और उसमें भी हमें ट्रेंड जो पढ़ना है वो M2+ से M में जाने का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो पावर है, उसके बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, टॉपिक है। ठीक है, और जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो टॉपिक है उसको बहुत ही अच्छे से कवर करवा चुका है। ठीक है, मैंने उसको अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन किया है। ठीक, मैं यहाँ पे उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, जितना आवश्यकता है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने का उतना मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखो क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो किसी भी एलिमेंट या किसी भी मेटल का कैलकुलेट जो हम करते हैं वो किसी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कंपैरिजन करके करते हैं। ठीक है, और जब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा था तो वहां पे जो हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया था वो था हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपने नाम सुना होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम करते क्या है कि एक तरफ हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और दूसरे तरफ जिस इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है, हम उसको उस इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, और फिर इन दोनों को जब हम बीच में कनेक्ट करते हैं, ठीक, करंट फ्लो होता है, और जो यहाँ पे वोल्ट मीटर के जरिए जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, ठीक है, सपोज यहां से हमें वोल्ट मीटर के जरिए जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला वो भी मिला, तो ये जो भी है, ठीक है, ये जो भी है इसे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है प्लस जो अननोन वाला है, अननोन मैंने सपोज के मान लिया, तो के वाला है इसके बराबर होगा, और फिर हम हाइड्रोजन वाले को 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ जो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो मिला है वो फाइनली हमारा अननोन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। ठीक है, ऑन स्टैंडर्ड कंडीशन। और अगर आपको डिटेल में समझना है इसे तो आप प्लीज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर जो पढ़ा रखा है हमने उसे देखिएगा प्लीज, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट को यहाँ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो हम सीधा आते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, और उसका जो ट्रेंड है 3D सीरीज में, ठीक है, हम उस पर आते हैं सीधा। हमें पढ़ना क्या है, ट्रेंड ऑफ 3D सीरीज का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो है ट्रेंड, उसी के पढ़ना है। ठीक, चूंकि यहाँ पे हम मेटल 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात कर रहे हैं, और आपको पता होगा कि जो स्कैंडियम है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। स्कैंडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 होता है, तो यहां पे हम स्कैंडियम को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा जो यहाँ पे ट्रेंड शुरू होगा वो सीधा टिटेनियम से होगा। टिटेनियम, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, और फिर आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, ये हमारा 3D सीरीज है। हमने स्कैंडियम को बाहर क्यों निकाल दिया, रीजन बताया मैंने आपको, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का। स्कैंडियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो हमने स्कैंडियम को यहाँ से बाहर निकाल दिया। आप अगर यदि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू अगर आप लिखेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक, वो वैल्यू याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें जो एक एक्सेप्शन केस आएगा कॉपर का, उसे समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं वो वैल्यू लिखने जा रहा हूं यहाँ पे 1.63, दूसरे का है 1.18, तीसरे का है -0.90, 18 -0.44, -28,
निकिल का -0.25 एंड कॉपर का +0.34, 0.76। ठीक है, ये है हमारा 3D सीरीज का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ये वैल्यू दे रखा है। यहाँ पे हमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है उसमें वो ये है कि जितने भी इसमें 3D सीरीज में एलिमेंट है इन सब का M2+ से M में जाने का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू सब की निगेटिव में है। ठीक है, सब की जो है वो निगेटिव में है एक्सेप्ट कॉपर। ये जो है इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो किसमें है, पॉजिटिव में है। और इसी के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, कि इसका पॉजिटिव आखिर क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर अब डिस्कशन करते हैं। देखो यहां पे हो क्या रहा है, कोई एक मेटल है, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं M2+ में। ठीक, M2+ में जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू आया पॉजिटिव, वहां तक हम आएंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये यहां से यहां बना कैसे। क्या डायरेक्टली इसको आयनाइजेशन एनर्जी दे देंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ना कि कोई बात नहीं, इसमें हम पहले फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे और उसके बाद फिर इसमें सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा M2+ में। लेकिन ऐसा ये डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी था, आयोनाइजेशन एनर्जी था, कोई भी एटम से इलेक्ट्रॉन को जो आयोनाइज किया जा रहा था वो कब हो रहा था, जब वो आइसोलेटेड गैसियस एटम के फॉर्म में हो। बात समझ में आई कि ये जो मेटल है अगर ये सॉलिड में है और इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी दे देंगे तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। उससे पहले इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें मेटल गैसियस फॉर्म में लेकर के जाना पड़ेगा। तब इसमें हम यहां पे अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे तो ये केटायन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको गैसियस के फॉर्म में लेकर के जाएंगे। ठीक है, इसे आप अगर लिखना चाहो तो ठीक है, यहां से ये ऐसा नहीं होगा, उसके लिए हमें इस प्रोसेस का, ठीक है, इस बात को फॉलो करना पड़ेगा, तो ये +2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो देखो होता क्या है, इसे मैं अगर लिखना चाहूं तो लिख लो, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। यहां पे होता क्या है कि कोई भी जो एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, जनरली मेटल होते हैं, मरकरी को छोड़ करके सभी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। तो इससे पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे जब भी कोई लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे हम वेपोराइजेशन कहते हैं, और जब भी कोई सॉलिड को बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए अगर गैसियस में कन्वर्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूं मैं कि सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसे लिक्विड स्टेट में लेकर के नहीं जाया जा रहा है। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस थी उसे हम वेपोराइजेशन कहते थे। ठीक है, लेकिन यहां सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट किया जा रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, तो इसको हमें यहां पे जो एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक, जिसे हम डिनोट करते हैं ΔH से, जो कि क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब अभी मैंने पीछे समझाया आपको, पॉजिटिव का मतलब क्या है, इंडोथर्मिक। हमें इसमें बाहर से एनर्जी देना पड़ रहा है, ठीक है, इसको सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, इंडोथर्मिक। ठीक, अब ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपना फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे, वो भी क्या होगा, हमारा पॉजिटिव, मतलब इंडोथर्मिक। हम इसमें बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, ये क्या होगा, हमारा इंडोथर्मिक। ठीक, ये कन्वर्ट हो जाएगा यहां से, यहां होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, -1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा Mg+ में। अब इसमें फिर से हम सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट। ठीक, यहां पे हम देंगे इसमें सेकेंड, यही पॉजिटिव होता है, इंडोथर्मिक होता है, इंडोथर्मिक। ठीक,
और यहां से हमें फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकालेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा Mg। ये Mg मैग्नीशियम नहीं है, ध्यान रखना, ये Mg मैग्नीशियम नहीं है, ये M जो मेटल है वो गैसियस फॉर्म में है, ये कन्वर्ट हो जाएगा M+2 में। अब कोई भी जो एलिमेंट है वो आयनिक फॉर्म में ऐसे ही फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रेट हो जाएगा और उस टाइम पे ये एनर्जी रिलीज करेगा, जिसे हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रेशन एनर्जी, डेल्टा H। ठीक, और ये जो होता है वो होता है एक्सोथर्मिक, यहां पे एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, उसे हम डिनोट करेंगे निगेटिव से, ये क्या हमारा एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये क्या होता है हमारा एक्सोथर्मिक, और ये फाइनली बन जाएगा हमारा M गैसियस से अब ये एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 2+। ठीक, और अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि यहां से यहां तक हमें एनर्जी देना पड़ रहा है, ये क्या है हमारा इंडोथर्मिक। ठीक है, इंडोथर्मिक पॉजिटिव, और जो ये लास्ट प्रोसेस है ये क्या है हमारा एक्सोथर्मिक निगेटिव। ठीक, ठीक, और इन जब दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो जो वैल्यू आता है वो निगेटिव आता है इन सब के लिए, इन सब के लिए निगेटिव होता है। यहां पे जोड़ने के बाद जो वैल्यू है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। लेकिन कॉपर के केस में कॉपर क्यों, अच्छा यहां पे निगेटिव क्यों होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो निगेटिव वैल्यू हो रही है वो निगेटिव क्यों हो रही है, ऑब्वियसली यहां पे जो पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू x है पॉजिटिव में और इसकी वैल्यू अगर यहां पे निगेटिव में y है, तो जो x है ना वो छोटा होगा किससे, y से। ठीक है, जो निगेटिव वैल्यू है वो बड़ा होगा, तभी तो जो पॉजिटिव वैल्यू उसको कैंसिल करके रिजल्टेंट वैल्यू आएगा उसको निगेटिव बनाएगा। लेकिन कॉपर के केस में क्या होता है, ये जो y वैल्यू है ना, कॉपर के केस में क्या होता है, ये y जो है ये छोटा हो जाता है x से, और रिजल्टेंट जो यहां से वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यहां पे वो क्या आ रहा है हमारा, पॉजिटिव आ रहा है। बात समझ में आई। ठीक, तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, यहां पे देखोगे तो जो एनर्जी हमें आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है, इस सिस्टम में जो हमें एनर्जी देना पड़ रहा है वो ज्यादा है जो एनर्जी यहां पे रिलीज हो रहा है उससे। देखो x जो है वो ग्रेटर है y से, फॉर किसके लिए, कॉपर के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है हमारा जो रिजल्टेंट वैल्यू आता है वो पॉजिटिव आता है। ठीक, इन केस ऑफ कॉपर Cu, the amount of energy in high energy required to form Cu2 plus, which is not balanced by its hydration energy. So E नॉट वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक, ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमें पढ़ना था डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए वो हमें ये पढ़ना था। ठीक, ये वैल्यू जो दे रखी है वो क्या है हमारी, ई नॉट वैल्यू।
ठीक, कॉपर के केस में क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो ज्यादा हमें रिक्वायर्ड है कंपेरिजन टू जो रिलीज हो रहा है। ठीक है, जो रिलीज हो रहा है एनर्जी वो कम रिलीज हो रहा है कंपेरिजन टू जो हमें आवश्यक है। ठीक, और इसका जो डिटेल में जो टेबल दे रखा है एनसीईआरटी बुक में वो ये है। ठीक, देखो यहाँ टिटेनियम से शुरू कर रहा है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक, सभी के सभी वैल्यू जो है वो निगेटिव में है एक्सेप्ट कॉपर जो क्या है हमारा पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये था हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3D सीरीज। ठीक, अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।